हेलो क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं, जो कि क्लास 8th का मैथ्स का पेपर है। आपको पता है पीरियड टेस्ट 1 स्टार्ट हो चुके हैं पेपर। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रिपेयर करना। देखो 8th क्लास का एसएसटी का पेपर पीरियड टेस्ट 1 का मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि क्यों हमें पेपर सोल्व होते देखना चाहिए, क्यों हमें मेंटर के साथ और स्कूलों में बन रहे पेपर्स को सोल्व करना चाहिए। देखो ये क्या करता है, आपको मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन हो गया पूरे सिलेबस का, और पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू, और लास्ट में पेपर को सोल्व करने की अप्रोच। आपको जो नहीं आता वो भी आ जाता है। तो तीनों चीज़ कवर होने के बाद हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जिसके बाद हमारे नंबर बढ़ने लगते हैं। तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। हमारे सामने है क्लास 8 मैथमेटिक्स पीरियड टेस्ट 1 सेट ए सेक्शन ए। आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है। अब आपको जानने की क्या ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है ना, तो जितना जल्दी हो सके उसको करो और आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जब हम सोल्व करते हैं तो कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा उसको अच्छे से समझ पाए उतना अच्छा करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि आपकी लास्ट, देखो ये तो आप कह लो लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 4 7 9 3, तो लास्ट डिजिट क्या है 3। इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। क्लियर। जैसे ही हम इसको यूनिट डिजिट बोलेंगे तो इससे एक चीज समझ में आती है हमारी कि लास्ट कौन सी डिजिट नहीं होगी किसी परफेक्ट स्क्वायर की। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आया 4, यहाँ पर तो एक डिजिट आई। लेकिन अगर 7 करता हूँ तो क्या आया 49, 7 स्क्वायर। अब 49 में यूनिट डिजिट कौन सा है 9, तो इसका मतलब है 9 आ सकता है। अब जब भी मैं 7 17 27 77 37, जिसमें भी यूनिट डिजिट 7 है लास्ट में, 5 7 8 9 7, फिर चाहे इतना बड़ा नंबर हो, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में तो यूनिट डिजिट 7 ही है। इसका स्क्वायर होने के बाद क्या यूनिट डिजिट आएगी, हमेशा 9 आएगी। तो हमारा 7 का कवर हो गया। इस तरह से हमें 1 से लेके 9 तक देखना है कि इनके क्या क्या यूनिट डिजिट आती है अगर इनका स्क्वायर करें। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक देखते हैं। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 और 9 का 81। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब हमने यहाँ पर 9 तक स्क्वायर निकाल लिए तो इसके बाद कोई भी नंबर ले लो आप पूरा, उनके यूनिट डिजिट में कितना ही बड़ा नंबर ले लो, कोई भी ले लो, 17 ले लो, 27 ले लो, या 53 ले लो, 49 ले लो, या इससे भी बड़े नंबर ले लो, 57 573 ले लो, 755 ले लो। यूनिट डिजिट तो 1 से लेकर 9 तक ही आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। इसका मतलब है कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तो इन्हीं के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आ रहा है वही यूनिट डिजिट आगे आएगा। अब कौन से नंबर यूनिट डिजिट में कभी नहीं आते, तो यहाँ पर 16 है। अब देखो 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, हमें पता है 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 हो गया, 4 9 आता है यूनिट डिजिट में, 6 आता है यूनिट डिजिट में, 5 आता है यूनिट डिजिट में, किसी के स्क्वायर में, किसी ना किसी के स्क्वायर में 6 भी आता है, 9 भी आता है कट गया, 4 भी आता है कट गया, 1 भी आता है कट गया। तो क्या नंबर नहीं आते, 2 किसी का स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता कभी भी, 3 नहीं हो सकता कभी भी, 7 नहीं हो सकता कभी भी, और 8 नहीं हो सकता कभी भी। तो कौन से नंबर आते हैं 2 3 7 और 8। और आप सोचोगे 0, तो 0 भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 0 भी आता है। क्लियर, तो यहाँ पर 0 भी कट जाएगा। तो 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट में नहीं आते। तो हमने क्या किया, हम 1 से 10 तक के स्क्वायर्स लिखेंगे, साफ देखा हमने। उसके बाद इनके यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट को देखा हमने, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0।
ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि परफेक्ट स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट सिर्फ क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं। क्लियर? क्या कौन से नंबर कभी नहीं होंगे? 2, 3, 7, 8 ये नंबर कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। अब अगर कोई आपको डायरेक्ट कहता है या आपको कोई आंसर निकल के आता है कि मान लो आपका आंसर निकल के आया कि आपका आंसर 2, 3, 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रहा है, आपने कैलकुलेशन की, ये सामने वाले ने किसी ने आपको कहा कि 2, 3, 7 तो ये इस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये गलत बात है, क्योंकि 7 किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर क्या है, 7 है। तो हम एकदम पहचान जाएंगे कि ये नंबर गलत बताया जा रहा है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? इसलिए गिवन ऑप्शंस 0, 4, 7, 9 में से 7 ही वो डिजिट है जो कभी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं बनता। ओके, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर देखा आपने, क्लियर, पता चल गया आपका ऑप्शन क्या आ गया, सी बिल्कुल सही है। 7 का भी नहीं हो सकता, इसमें पूछा है डिजिट कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें पता चल जाएगा 7 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, 0 और 9 को भी नॉट पॉसिबल मान लेते हैं। याद रखो 0 और 9 दोनों पॉसिबल हैं, यूनिट डिजिट होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर आते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, इसका फॉर्मूला है सिंपल, आपको हमेशा से पता है, हमेशा से सिखाया गया है कि फर्स्ट n ओड नंबर्स का फॉर्मूला क्या है। बताओ मुझे क्या है, कमेंट से बताओ। चलो अब आपका हो गया, अब हम करते हैं। तो ये चीज़ तो आपको याद ही कर लेनी है कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। अब बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे। उससे पहले ही समझते हैं कि अगर हम इनको एक एक करके जोड़ेंगे, ये जो आएगी टर्म, तो उसका जो, मान लो आपको बताता हूँ, देखो अब देखो, इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बताता हूँ और हम इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि देखो ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पैटर्न ऑफ ओड नंबर्स के। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सिर्फ पूछा गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर्स। अच्छा, फर्स्ट n ओड नंबर्स, कुछ n ओड नंबर्स लिख लेते हैं। ओड नंबर्स आपको पता है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 हमने कुछ लिख लिए। इसमें से हमने मान लो हमने 4 ओड नंबर ले लिए, फर्स्ट 4 ओड नंबर्स ले लिए। तो फर्स्ट 4 ओड नंबर्स क्या हो गए, 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, इनको ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7। अब इनका आंसर क्या आया, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16। ठीक है, अब हमारा आंसर 16 आया है। ये कितने ओड नंबर थे, फर्स्ट 4 ओड नंबर्स थे, मतलब कितने थे, फर्स्ट 4। आंसर क्या है, 16। क्या है 16, 4 का स्क्वायर, तो मतलब n नंबर का
जो निकाले हमने फर्स्ट n नंबर का, अगर हमें सम निकालना है ओड नंबर का, तो उसका n का स्क्वायर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद आप देखो कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। जब भी हम फर्स्ट एंड ओड नंबर्स को ऐड करते हैं आंसर हमेशा n स्क्वायर आएगा। रियल लाइफ की तरह हमें इसको एग्जांपल की तरह अगर हम सोचें, अगर तुम स्क्वायर्स की टाइल्स एक बॉर्डर की तरह बढ़ाते जाते हो एल शेप में, हर नया लेयर एक नया ओड नंबर ऑफ टाइल्स ऐड करते हो, तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर कुछ बच्चों को ये समझ में आया तो मैं मुंह से समझ में आया तो कोई आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का n स्क्वायर याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक साथ आने वाले। तो एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स किसके इक्वल होते हैं? हमेशा सम ऑफ द टू नंबर्स। अब मैं क्यों बता रहा हूं अलग से, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला या एक पैटर्न बताने के बाद एक पैटर्न और बता देना चाहिए, जिससे कि दोनों कंपेयर करते टाइम याद रह जाए हमेशा के लिए। अब मैंने एक और चीज़ बताई आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स क्या हो गए? 3 और 4 का स्क्वायर ले लो, 5 7 का स्क्वायर ले लो। तो इन स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, मान लो 3 और 4 का स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, तो मुझे बड़ा रखना पड़ेगा, पहले माइनस करना पड़ेगा छोटे का 3 स्क्वायर। तो 16 में से मैंने 9 माइनस किया, क्या आया? 7। और ये क्या थे? ये नंबर क्या थे जिसके हमने स्क्वायर किया, जिसका हमने 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया? ये नंबर्स क्या थे? 3 और 4। इनका सम क्या होगा? 3 + 4 7। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7। तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया। तो इससे हमेशा ये, इसके साथ आपको हमेशा ये याद आ जाएगा, हमने दो चीज़ें सीख ली एक साथ ही। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो कोशिश किया करो कि सारे ऑप्शंस के बारे में जान लो। ठीक है, n/2 या 2n-1 जैसा गलत फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है? n स्क्वायर याद रखना है। स्क्वायर और nth टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच टर्म वॉज यूज्ड इन एंशिएंट संस्कृत वर्क्स फॉर द स्क्वायर पावर? तो कौन सा वर्ड इनमें से ऐसा है जो स्क्वायर पावर के लिए यूज किया जाता था एंशिएंट संस्कृत में? देखो हमारे देश में एंशिएंट टाइम में काफ़ी मैथ पॉपुलर था। ठीक है, गणित बोलते थे उसको। तो उसके लिए हमारे जो मतलब जैसे हमें पता है कि हम स्क्वायर को स्क्वायर बोलते हैं, वर्ड, रूट, इन सब के लिए संस्कृत में भी वर्ड्स होते थे। ठीक है, तो वो वर्ड्स क्या होते थे? तो पूरे भारत में पुराने समय से ही गणित का गहरा ज्ञान था। एंशिएंट संस्कृत मैथमेटिकल टेक्स्ट में अलग अलग ऑपरेशंस के लिए स्पेशल नाम दिए गए थे। जैसे वर्ग का मतलब होता था स्क्वायर, ठीक है, और वर्ग क्षेत्र का मतलब हो गया स्क्वायर एरिया। घन का मतलब होता था आपका क्यूब। मूल का मतलब होता था आपका रूट, जैसे वर्गमूल तो स्क्वायर रूट हो गया। पद डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं था, पद का बेसिकली वर्ड था एक, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर को स्क्वायर पावर के लिए क्या यूज़ किया जाता था? वर्ग। क्लियर? तो आपको देखो वर्ग पूछा जा सकता है आपसे, वर्ग स्क्वायर के इक्वल रखो। ठीक है, इसके बाद घन किसके इक्वल रखना है? क्यूब के इक्वल रखना है। और क्या कहा जाता था? वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है, और घनमूल क्यूब रूट। क्लियर? तो ऑप्शन आपका क्या आ गया स्क्वायर पावर के लिए? ऑप्शन सी वर्ग आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट इज द टैक्सी कैब नंबर? What is a taxi cab number? Option A, a number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways. B, a number that is perfect cube. C, a number that ends with 17, 20, a number that is a perfect square. तो एनसीईआरटी में ये इंटरेस्टिंग एनरिचमेंट फैक्ट्स जोड़ा गया किसकी वजह से? रामानुजन साहब की वजह से। तो रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे हमारे देश के बहुत बड़े। तो रामानुजन नंबर बोला जाता है 1729। ये 1729 से रिलेटेड है। अब क्यों है? तो टैक्सी कैब नंबर और सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, ये याद रखो, सम ऑफ टू क्यूब्स
इन सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। अब एक कहानी है जिसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन बना है आपके सामने आज, ठीक है। डेफिनेशन याद रखनी है आपको, एग्जैक्ट वर्डिंग पे ध्यान दो। तो कहानी क्या है कि मैथमेटिशियन रामानुजन जो थे बीमार थे और उनके दोस्त हार्डी टैक्सी नंबर्स 1729 लेकर उनके पास आए थे। हार्डी ने कहा ये नंबर बोरिंग है, लेकिन रामानुजन ने तुरंत बताया नहीं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। 1729 को दो तरह से, दो क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 को दो क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1 क्यूब प्लस 12 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 12 का क्यूब, इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1728। तो क्या आ गया आपका 1729, ठीक है। फिर 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो 1000 प्लस कितना आ गया 729, ये भी आ गया 1729। मतलब ये एक लौता ऐसा नंबर है जो दो क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे नंबर्स जिन्हें दो क्यूब्स के सम के रूप में दो अलग तरीके से लिखा जा सकता है, उन्हें टैक्सी कैब नंबर्स कहना स्टार्ट कर दिया गया दुनिया में। 1729 सबसे छोटा टैक्सी कैब नंबर है, इसलिए इसे रामानुजन हार्डी नंबर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे पास है कि अ नंबर दैट एंड्स विद 1720। तो ये गलत है, ठीक है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मेन नंबर क्या हो गया 1729 है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर नहीं है। टैक्सी कैब नंबर, रामानुजन हार्डी नंबर, दोनों ही क्या है 1729। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। तो वो उसे क्या कहलाते हैं, टैक्सी कैब नंबर कहलाता है वो, ठीक है। ये आपसे पेपर में रामानुजन हार्डी नंबर भी पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 2 की पावर x इक्वल टू 32 देन द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम इस क्वेश्चन को हमेशा किस तरह से करते हैं, 2 की पावर x इक्वल टू 32, तो इधर 2 की पावर x है तो इधर भी 2 की पावर ही बनाएंगे। तो 2 इंटू 2 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो 2 की पावर कितना आ गया यहाँ पर 5, इधर 2 की पावर आ गया x। तो नीचे बेस सेम है तो हम ऊपर पावर को सेम रख सकते हैं, x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर, क्लियर हुआ। तो हम पता है हम 32 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कंपेयर करेंगे पावर को, इसके बाद पावर को कंपेयर करा, कंपेयरिंग बोथ पावर्स, क्योंकि बेस सेम है तो आंसर x इक्वल टू क्या आ गया 35 आ गया। तो सेम बेस होने पर एक्सपोनेंट्स कंपेयर कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से पावर क्विकली मिलता है। क्लियर, हमने ये क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसकी पावर निकाल ली बेस 2 बनाकर जो 5 आई, एक्सपोनेंट्स को हमने कंपेयर किया 2 की पावर x और हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर अ 2 डिजिट लॉग वेयर ईच डिजिट कैन बी फ्रॉम 0 to 9। तो 2 डिजिट लॉग है, आपका मान लो एक लॉग है जिसके अंदर यहाँ पर 2 डिजिट डल सकती हैं, और डिजिट कितनी होगी, डिजिट यहाँ पर 0 से 9 तक लिखी जा सकती है। तो आप मुझे खुद सोचकर बताओ, जब यहाँ पर भी 9 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 9 लिख सकते हैं, टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 10, 0 से लेकर 10 तक इधर भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक 9 तक इधर लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ गई यहाँ पर 10 10 आ गई। ठीक है भाई, अब तो इनके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, ऑब्वियसली 10 का स्क्वायर। भाई पहले यहाँ पर मैं 0 रखूँगा, अगर मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो पहले मैं यहाँ पर 0 रखूँगा, फिर यहाँ पर 10 डिजिट रख सकता हूँ, फिर यहाँ पर 1 रखूँगा, फिर यहाँ इस तरफ 10 डिजिट रख सकता हूँ, फिर यहाँ पर 2 रखूँगा, फिर यहाँ पर 10 डिजिट रख सकता हूँ। तो ऐसे 10 टाइम्स होगा, और मैं कितनी डिजिट रख सकता हूँ, 10 रख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 100 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। क्लियर। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 10 × 10 100। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। हर डिजिट इंडिपेंडेंट चॉइस देता है, और स्टूडेंट्स
हमेशा याद रखो कि 10 + 10 20 करना यहाँ पर बहुत इजी चीज़ है। मतलब इंसान के दिमाग में रहता है यार मैं 10 + 10 कर दूँ ये हो जाएगा आंसर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच इंडियन नंबर नेम कॉरस्पॉन्ड्स टू 10⁻7? अरब, नील, क्रोर, लेख। तो 10⁻7 इंडियन कॉन्सपोनेंट्स में क्या कहते हैं, इंडियन कॉरस्पॉन्ड्स में क्या कहते हैं, बताओ इंडियन कॉरस्पॉन्ड्स में क्या कहते हैं? तो लेख कहते हैं 10⁵ को, करोड़ कहते हैं 10⁵ को, अरब कहते हैं 10⁵9 को, और नील कहते हैं 10⁵11 को। ठीक है, ये याद रखना, 10⁵5, 10⁵9 और 10⁵11। अब इनको कहते क्या है? 10⁵5 को कहते हैं लाख, 10⁵7 को कहते हैं करोड़, 10⁵9 को कहते हैं अरब, और 10⁵11 को कहते हैं नील। क्लियर? अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप बता सकते हो। तो 10⁵7 को क्या कहते हैं यहाँ पर? करोड़। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज द नंबर 10⁻100 ऑल्सो कोड। देखो 10⁻100 ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 10⁻100 है उस नंबर को एक बार इमेजिन करो। इसका मतलब है कि 1 के सामने 0 100 बार लिखी हुई है। जैसे हम 1000 लिखते हैं तो यहाँ पर 3 बार 0 है। 10⁻100 का मतलब है 0 100 टाइम्स। क्लियर? ये एक्सट्रीमली लार्ज नंबर है जिसका स्पेशल नाम है पर्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होना। यहाँ पे दो नाम बिल्कुल सेम ही है, गूगल और गूगलप्लेक्स। तो गूगलप्लेक्स और गूगल, इन दोनों में से एक आपका आंसर है। ठीक है, बिलियन और मिलियन में से नहीं है। अब इस चीज़ को समझो, एक के बाद 100 0 लिखने पर कैसा नंबर आएगा इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना यूज़ कर सकते, लेकिन पहले यूज़ होता था। ये नंबर इतना बड़ा है कि हम रोज़ सॉरी गाइज, ये नंबर इतना बड़ा है कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम यूज़ भी नहीं करते, लेकिन मैथमेटिक्स ने इसे एक स्पेशल नाम दिया है, गूगल। अब ये गूगल आपको लग रहा होगा कि ये वो गूगल है जो हम यूज़ करते हैं। जी नहीं, ये वो गूगल नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गूगलप्लेक्स और गूगल जैसे 10⁻100 को क्या कहा है? गूगल। तो गूगलप्लेक्स क्या होगा? गूगलप्लेक्स होगा 10 गूगल, मतलब 10⁻100। यहाँ पर 10⁻100 मतलब 10 की पावर कितनी? 100 टाइम्स। समझ रहे हो तुम? मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर ऐसे 100, 0 कितनी हो गई? 100। अब 10 की पावर अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूं तो ये कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी? समझ रहे हो? तो वैसे ही तो 10 की पावर जब हम गूगल लिखेंगे ऐसे तो ये क्या कह रहेगी? गूगलप्लेक्स। और इसी नाम से इंस्पायर होकर गूगल कंपनी ने अपनी कंपनी का नाम गूगल रखा था। ठीक है, तो गूगल वर्ड से ही कंपनी गूगल का नाम भी इंस्पायर हुआ था। अब आपने दो चीज सीख ली, एक गूगल मतलब 10⁻100 और 10⁻100 ये हो गया आपका गूगल, और 10 की पावर गूगल ये हो गया आपका गूगलप्लेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि व्हाट इज द इजिप्शियन नंबर सिस्टम क्लासिफाइड एज। देखो इजिप्शियन नंबर सिस्टम, अलग अलग सिविलाइजेशन ने नंबर्स को अलग बेस मतलब ग्रुप साइज में रिप्रेजेंट किया है। इजिप्शियन सिंबल्स यूज करते थे स्ट्रोक, जैसे स्ट्रोक, हील बोन। 1 को बोलते हैं स्ट्रोक, 10 को हील बोन, 100 को कोयल ऑफ रोप।
ठीक है। 1000 को लोटस फ्लावर, पॉइंटिंग फिंगर 10,000 को, टेडपोल 1 लाख को, एस्टोनिस्ट मैन 10 लाख को। ठीक है, तो हर नया सिंबल पिछले से 10 गुना बड़ा है और एक के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000 ऐसे चलता है। इसलिए इजिप्शियन सिस्टम बेस को 10 माना गया है। 10 डेसिमल सिस्टम है, बिल्कुल हमारे आज के नंबर सिस्टम जैसा। तो क्या बोलेंगे इसको? 10 डेसिमल सिस्टम। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास प्लेस वैल्यू नहीं थी, हर सिंबल रिप्रेजेंट करना पड़ता था। जैसे 30 के लिए 3 हील बोन्स, तो 3 हील बोन्स से हमें समझ में आता था, हर नंबर को अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता था। तो इजिप्शियन सिस्टम बेस 10 है, नॉन पोजिशनल है, नो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, सिंबल्स रिपीटेड टू शो क्वांटिटी, और सिंबल्स जैसे स्ट्रोक मैंने लिख दिया आपको, 1 स्ट्रोक हो गया, हील बोन 10 हो गया, कोइल 100 हो गया, लोटस 1000 हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर होगा आपका बी, अ बेस 10 सिस्टम। क्लियर? अ बेस 10 सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है आपसे, द गुमुलगल पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया काउंटेड इन ग्रुप्स ऑफ विच नंबर? तो गुमुलगल पीपल जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो किस उसमें काउंट होते हैं? ठीक है, किस ग्रुप में काउंट होते हैं? तो दुनिया में सभी सिविलाइजेशंस 10 के बेस में काउंटिंग नहीं करती थी। कुछ कम्युनिटीज़ बहुत सिंपल काउंटिंग सिस्टम यूज़ करती थी, जैसे सिर्फ 1 और 2 के नाम होते थे और बाकी नंबर्स इन्हीं 2 के कॉम्बिनेशन करके बनाए जाते थे। जैसे 3 को 2 + 1 कहा जाएगा, 4 को 2 + 2 कहा जाएगा। तो गुमुलगल पीपल जो थे ऑस्ट्रेलिया के, ये इस तरह की बाइनरी जैसी काउंटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। उनका बेस क्या था? 2 था। ये दिखाता है कि नंबर सिस्टम्स इंसान की ज़रूरत और कल्चर के हिसाब से डेवलप हुए थे। जब जहाँ सेम नहीं थी तो ये नंबर सिस्टम भी अलग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया गुमुलगल पीपल क्या यूज़ करते थे? 2। इजिप्शियन बेस 10 सिस्टम। क्लियर? क्वेश्चन में 11th पर आते हैं, सेक्शन बी। आपके सामने 1 नंबर का सेम ये क्वेश्चन, थोड़े ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक लाइन, एक वर्ड या एक डायग्राम का आंसर आपका हो सकता है। क्वेश्चन में 11th पूछता है आपसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4356 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 4356। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक आसान तरीका नंबर को छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होता है और 4356 को डिवाइड करते जाओ सबसे छोटे प्राइम नंबर तक, जो कि 2 होगा। ठीक है, तो 2 से जब तक डिवाइड हो सके तब तक करना है, फिर अगले प्राइम 3, 5, 7 पे जाना है। ऐसे हम काम करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो 4356 इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2178, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 1089, फिर 2 से डिवाइड किया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा 1089, तो अगले प्राइम नंबर पर जाएंगे। 1089 डिवाइड किया 3 से, कितना है? 363, फिर 363 को डिवाइड किया 3 से, कितना है? 121। अब 121 को डिवाइड किया 3 से, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप 11 पर पहुंचोगे। अगला प्राइम फैक्टर कौन सा है? प्राइम नंबर कौन सा है? 11। तो 121 को डिवाइड किया 11 से, तो 121 डिवाइड बाय 11 कितना आया? 11 आया। 11 को फिर से 11 से डिवाइड किया, 1 आ गया, हो गया, टूट गया। तो 4356 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? पहले 2, फिर 2, 3, फिर 3, 11, फिर 11। तो 2 × 2, 3 × 3, 11 × 11। ये आपका, इसको हमने छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया। हर प्राइम फैक्टर एग्जैक्ट पेयर में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4356 एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर एक परफेक्ट पेयर बना, यहाँ पर एक परफेक्ट पेयर बना और यहाँ पर पेयर बना। इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ऑब्वियसली इनकी एक एक वैल्यू ले लेंगे, 2 × 3 × 11। इस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 66। ये हमारा नंबर आ गया। तो यही इसका स्क्वायर रूट है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिया। क्लियर?
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और स्क्वायर रूट करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11। आपका कहने का मतलब है अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 11 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11 विच इज 66। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए भी हम सेम काम करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 5 8 3 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये तोड़ेंगे कैसे आप देखो, 5 8 3 2 आपने ऐसे करा, 2 से कटा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इसको डिवाइड करेंगे 1 8 2 9 ज़ा 18 और 16 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 11, 2 5 ज़ा 10, 1 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 14 और 2 7 ज़ा 14 और 2 29 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6 चला, 1 2 बचा, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसमें हमने देखा 3 2 आए और 6 बार 3 आए, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने तोड़ लिया, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 2 एक पेयर बन रहा है जिसमें 2 3 बार है और 3 कितनी बार है, ये भी 3 बार है और फिर 3 3 बार है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो हमें निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल क्यूब, और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 18 आपका आंसर है। क्लियर, इजी। क्यूब रूट के लिए हमने ट्रिपलेट्स निकाले, ट्रिपलेट्स निकाल लिए। ये ट्रिपलेट्स थे आपके, एक ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट। क्लियर। तो इस तरह से हम अपने ट्रिपलेट निकाल के अपना क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13th पर आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इनको सिंपल फॉर्म में लिखोगे। तो लिखा क्या हुआ है 0 पॉइंट, उसके बाद कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, फिर 3 2 है। अब देखते हैं इसको सिंपल फॉर्म में हम लिखते कैसे हैं। आइए यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करो जब तक एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। क्लियर, हमारे पास क्या है, पॉइंट को राइट साइड मूव करना है जब तक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए, 3, जब तक 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कितनी 6 डिजिट को डिस्प्लेस किया। जब हमने 6 डिजिट को डिस्प्लेस किया मतलब नॉन जीरो जो कि 3 है वो फर्स्ट प्लेस में नहीं आना चाहिए। यहाँ हमें 7th प्लेस मूव करना पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल नंबर 1 से छोटा था, पावर नेगेटिव होगी। 3.2 इंटू 10⁻⁻7। तो हम क्या करेंगे 0.00000032 हमने मूव किया पॉइंट को इस तरफ, और हम नॉन जीरो डिजिट के बाद रखेंगे पॉइंट को। तो कितनी डिजिट चली हमने 7 डिजिट ट्रेवल किया, तो 3.2 7 डिजिट ट्रेवल किया। अब बात आई कि हमें पता है कि
पॉइंट लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो क्या करना होगा, इनटू कितनी डिजिट चली हमने 10⁻7, लेकिन अब वो लेफ्ट साइड में जाना है तो हमें 7 को माइनस में करना होगा। अब ये मतलब क्या है इसका, जब भी पावर माइनस में लिखी हो याद रखना कि इसका मतलब है 1⁻7। ठीक है, हमने सिर्फ इसको इन्वर्स किया है, हमने क्या किया है, इसको इन्वर्स किया है, इसलिए जब 1/10⁻7 को हम 1/10 ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि जब हम मान लो 45 है नंबर और यहाँ पे मैं 10 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 0.5, 4.5 बन जाएगा ये, क्योंकि एक जीरो थी नीचे तो ऊपर एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पर 2 जीरो होती तो पॉइंट यहाँ नहीं आता, कहाँ पर आता, पॉइंट यहाँ पर आता, 2 डिजिट के बाद आता। अगर यहाँ पे 3 जीरो होती तो पॉइंट कहाँ पर आता, 0.45, मतलब 3 डिजिट लोग बनानी पड़ती। अब ऐसे ही मुझे कितनी डिजिट बनानी है, 3, 1, 2, 3 भी मानेंगे, 1, 0, 2, तीसरा 0, चौथा 0, पाँचवा 0, छठा 0, सातवा 0, 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ऊपर 32 लिखा है और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻7, लेकिन हमें ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 10 की पावर इसको हम कैसे लिखेंगे, 32 इंटू 10⁻। अच्छा, ये 32 नहीं होगा, फिर पॉइंट कहाँ पर है हमारा, बीच में रखा है हमने, अब पॉइंट को खिसकाना है ना, तो पॉइंट को खिसकाएंगे। अब जो मैं ये एग्जांपल दे रहा था इसमें पॉइंट यहाँ एज्यूम करके चलते हैं हम 45.0, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमने पॉइंट कहाँ खिसकाया है, 7 डिजिट के बाद खिसकाया है, तो 3.2 को 10/10⁻7 लिखेंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 3.2 को 10⁻7 स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3.2 को 10 की पावर, अब ये ऊपर गया तो 7 क्या गया, नेगेटिव का गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे, 343 और 0000, तो 343 0000 क्या करेंगे, 3, अब 1020303040, इसको लिख सकते हैं 343 इंटू 10⁻4। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 तक लाऊं तो यहाँ पर 2 डिजिट और लेनी पड़ेगी, 1 और 2 कितनी हो गई, अभी ये 6 डिजिट हो गई, तो मैं पॉइंट कहाँ पर लगा दूंगा, 3.43 इंटू 10⁻6। क्यों भाई, मैंने पॉइंट को कितनी 10 की पावर कितना चला, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पर, तो पॉइंट रख दिया मैंने और 10⁻6 लगा दी। क्लियर, ये आपका दोनों आंसर हो गए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a इंटू 10⁻n, जिसमें क्या होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए a और 10 से छोटा होना चाहिए a, ये याद रखना। क्लियर, a 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। छोटे नंबर नेगेटिव पावर होंगे, बड़े नंबर पॉजिटिव पावर होंगे। डेसिमल पॉइंट कितनी जगह मूव हुआ वही पावर का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये फॉर्मूला याद रखना, 1 इंटू 10⁻n में कन्वर्ट करना होता है जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आए। 13 हुआ हमारा, 14 पर आता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इजिप्शियन सिस्टम। तो 231 और 1043 इजिप्शियन सिस्टम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने बताया था आपको, 1 के लिए क्या करते हैं, कॉइल ऑफ रोप, और फिर हर मतलब 100 के लिए अलग से यूज़ करेंगे, फिर 3 हील बोन, फिर 10 के लिए अलग से यूज़ करेंगे, 1 के लिए स्ट्रोक, फिर एक साथ यूज़ करेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, चाहे रफ कॉपी लेकर बैठ रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते रहा करो, तभी चीज़ें याद होंगी, तभी चीज़ें रिवाइज होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बताया था, 1 स्ट्रोक, 10 हील बोन और 100 कॉइल ऑफ रोप।
1 stroke, 10 heel bone, 1000 coil of rope। ठीक है, ये इनके नाम है। अब मुझे पता है 2 3 1 को हम क्या लिखते हैं, 200 प्लस 30 प्लस 1। 100 के लिए क्या यूज होता है, हील ऑफ बोन। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है आपका कि यहां पर देखो, मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 100 कॉइल ऑफ रोप, 10 हील बोन और 1 स्ट्रोक। अब हमने जब इसको तोड़ लिया है तो 231 को हम कैसे लिखते हैं, 200 प्लस 30 प्लस 1। 200 के लिए 100 के लिए कॉइल ऑफ बोन था, कॉइल ऑफ रोप था, तो 2 बाहर रहा और कॉइल ऑफ रोप अंदर लिख दिया। और क्या लिखा, 100 ईच। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से हमने 3 हील बोन लिखा, 10 ईच, और 1 स्ट्रोक लिखा, 1 ईच। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, बी का लिखेंगे 1043। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 40 प्लस 3। अब 1000 के लिए क्या यूज होता है, लोटस फ्लावर। 1000 के लिए यूज होता है लोटस फ्लावर। तो 1 लोटस फ्लावर, ठीक है, 1000 प्लस 4 के लिए हील बोन, 10 ईच, प्लस 3 के लिए स्ट्रोक। ठीक है, तो स्ट्रोक 1 है, हील बोन 10 है, कोयल 100 है, लोटस 1000 है, याद रखना है। इजिप्शियन सिस्टम एडिटिव था, सिंबल्स रिपीट करके वैल्यू ऐड होती थी, हर प्लेस वैल्यू का अपना सिंबल था। क्लियर, सिंबल की वैल्यू गलत याद रखते हैं बच्चे, हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस करके चारों सिंबल्स पक्के कर लो। 0 प्लेस, जैसे 1043 में 100 प्लेस पर 0 है, इसको गलत से सिंबल दे देते हैं, अलग से कुछ भी बना देंगे, तो 0 के लिए कोई सिंबल नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस स्किप कर देंगे उसको, तो ऐसे प्लस करके सिस्टम को लिखते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द मेसोपोटामियम नंबर सिस्टम। तो मेसोपोटामियम सिस्टम क्या था उसको देख लेते हैं। देखो, जैसे हमारे नंबर सिस्टम क्या है, 10 बेस मानता है। ठीक है, वहाँ पे मेसोपोटामियम में बेस क्या मानते थे, हमेशा 60 मानते थे। मेसोपोटामियंस ने क्या किया, 15 क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामियंस। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, बेबीलोनियंस। ठीक है, ये सिर्फ 2 सिंबल यूज करते थे। 2 सिंबल कौन से थे, या तो ये या फिर वाई। क्लियर, एक वर्टिकल वेज मतलब कि एक, इसके बाद देखो, इसको ध्यान से देखो, मैं इसको क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये सिंबल होता था। ठीक है, एक कॉर्नर वेज जिसका मतलब 10। अब उनका सिस्टम बेस क्या था, 10 था हमारा, और उनका क्या था, 60 था। मतलब जैसे हमारे सिस्टम में 10-10 के ग्रुप होते हैं, 1, 10, 100, 1000, उनके में 60 के ग्रुप होते थे। अब हमें आंसर किस बात का देना है, 63 को बेस 60 में तोड़ेंगे। सबसे पहले 63 को 60 में तोड़ेंगे, 60 इंटू 1 प्लस 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो एक ग्रुप ऑफ 60 का 1 एज सिंबल फॉर द 60s पोजिशन, और बाकी 3 यूनिट्स हो गई वर्टिकल एजेस। ठीक है, बाकी 3 यूनिट हो गई वर्टिकल एजेस।
इसके बाद बी पर आए तो बी लिखेंगे 132, इसको भी बेस 60 में तोड़ेंगे तो 132 को तोड़ा हमने 2 × 60 + 12, तो 2 ग्रुप्स ऑफ 60 हो गए। Two groups of 60, one wedge symbol for for 60s group or 60s position and 12 units, मतलब 1 corner wedge, 1 corner wedge, इसको बोलेंगे वर्टिकल वेज और इसको बोलेंगे कॉर्नर वेज। तो ये क्या है, वर्टिकल वेज और ये कॉर्नर वेज। ये दोनों सिंबल यहां पर यूज करते थे, ये हो गया एक, ये हो गया एक। सेम ऐसे ही यहां पर कितने वेज, यहां पर 1 वर्टिकल और यहां पर भी 1 वर्टिकल वेज हो गया और 1 कॉर्नर वेज। 1 कॉर्नर वेज या 3 कॉर्नर वेज, 3, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं ना 3 × 1, तो यहां पर कितने हो गए 3 कॉर्नर। ऐसे ही यहां पर 2 वेज सिंबल, 2 वेज हो गए यहां पर, और यहां पर कितने हो गए 2 वर्टिकल वेज फॉर 2। यहां पर 1 कॉर्नर वेज नहीं, 12 यूनिट्स को कैसे लिख सकते हैं हम, वन कॉर्नर वेज फॉर 10 + 2 वर्टिकल वेजेस फॉर 2। क्लियर। तो 12 के लिए 10 + 2 होगा, वर्टिकल वेजेस 2 हो गए और एक कॉर्नर वेज हो गया। क्लियर। इस तरह मेसोपोटामियन सिस्टम पोजिशनल था, लेकिन बेस 10 की जगह बेस 60 यूज करता था। क्लियर। तो आप इसको और सिंपल वे में मैं कहता हूँ तो डायरेक्ट दोबारा से करते हैं। अगर हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे, एक आंसर जो कि आपका 63 है, पेपर में आपको सिर्फ इतना लिखना है 1 × 60 + 3, जो कि क्या होगा written as 1 wedge for 60s place और 3 vertical wedge जिनको यूनिट्स बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा बी में 132 था, इसको 2 × 60, क्योंकि 60 में बेस 60 है, 60 में तोड़ेंगे 60 + 12 रिटन एज टू वेजेस जिसमें फॉर 60s प्लेस वैल्यू, इसके बाद 1 कॉर्नर वेज किसके लिए 1 कॉर्नर वेज 10 और +2
वर्टिकल वेज यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया 12 और ऊपर क्या हो गया था 60 इंटू 2 130 120 120 और प्लस 12 132। ठीक है, मेसोपोटामियन सिस्टम में बेस 60 होता है, ओनली 2 सिंबल्स है, एक वेज है और 10 कॉर्नर वेज है। इट वाज पोजिशनल, वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्लेस लाइक अवर सिस्टम। ठीक है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 15th हमारा हो गया। 16th, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप इज 10 की पावर 9 एंड पॉपुलेशन ऑफ गोट इज ऑल्सो सेम, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स टुगेदर। तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 को ऐड करने को कहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन शीप की कितनी है 10 की पावर 9, पॉपुलेशन ऑफ गोट कितनी है सेम है, और टोटल पॉपुलेशन निकालनी है टुगेदर। तो ऑब्वियसली 10 की पावर 9 10 की पावर 9 को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करेंगे क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर 9, सिंपल। अब 2 इंटू 10 की पावर 9 आएगा, सेम पावर ऐड होती है तो जो कोफिशिएंट होता है वो डबल हो जाता है। जैसे मान लो आपको मैं बताऊं कि 2 + 2 है, ये क्या होता है 4 होता है। अब ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1, ठीक है ना, जिसमें हम 1 अगर लिखा हुआ है इसको हम लिखते नहीं है, नॉर्मल छोड़ देते हैं। भाई 2 की पावर 1 है तभी तो एक सिंगल 2 लिखा है, अगर यहाँ पर डबल 2 होते तो 2 की पावर 2 होते, तो यहाँ पर एक 2 है तो 2 की पावर 1 है। इमेज ये इनविजिबल है लेकिन है तो 1 ही, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 2 की पावर 1 ऐसे लिखा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखा हो 3 + 3, अब 3 की पावर 1 3 की पावर 1 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये भी 6 आया, ये भी 6 आया, ठीक है। इस तरह से ही जब ये है जिसका कोफिशिएंट सेम है, बेस सेम है ना, तो बेस सेम होने की वजह से हम इसको 2 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 10 की पावर 9 हमने लिखी, अगर वैल्यू सेम पावर ऐड होने पर सिर्फ कोफिशिएंट डबल होता है, ठीक है। अगर पावर सेम है तो उसका कोफिशिएंट डबल कर देंगे, लेकिन पावर ऐड नहीं होती। कई बार ऐसा करते हैं बच्चे 10 की पावर 18 लिख देते हैं, 9 + 9 18 कर देते हैं, ये नहीं करना आपको, ठीक है। तो 10 की पावर 18 नहीं करना, क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, एडिशन का नहीं। तो इस चीज़ का याद रखना है आपको, 2 इंटू 10 की पावर 9 करनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, सॉरी मैं फंबल कर रहा हूँ, मेरा गला भी खराब है आज। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। देखो 4 से भी 9 से भी और 10 से भी डिवाइड हो जाए ऐसा एक नंबर लाना है, और वो भी नंबर क्या, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, और वो भी क्या, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। क्लियर। देखो पहले तो एलसीएम निकालेंगे फिर परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, दोनों को कंबाइन करके टेस्ट करता है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय का मतलब है एलसीएम निकालना है फिर उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एलसीएम लो, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कौन से प्राइम्स का पावर ओड है और उन्हें इवन बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, जैसे अभी करते हैं। तो हमारे पास है 4 9 10। क्लियर, एलसीएम निकालेंगे। 4 9 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 9 as it is, 2 1s are 9 as it is, 5 as it is, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1 as it is, 5 as it is, 3 1s are 3, 5 as it is, 1 as it is, 5 1s are 5, 1 as it is। ये क्या निकला इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या निकल गया इनका, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 5s are 180। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। हमें पता चल गया कि इनका एलसीएम क्या है, 180 है। क्लियर। अब क्या 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है, देखते हैं। देखो यहाँ पर परफेक्ट पेयर बन रहा है 2 का, यहाँ पर परफेक्ट पेयर बन रहा है 3 का,
और यहाँ पर परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा 5 का, तो 5 का परफेक्ट पेयर बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अगर इधर 5 की मल्टीप्लाई की तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या बन गया, इधर परफेक्ट पेयर बन गए सबके, किस किसके, 2 × 3 × 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और इधर क्या वैल्यू आ गई 180 × 5, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 180 × 5, 18 5 90 और 0 900 अपनी वैल्यू आ गई। 900 किसका, 2 × 3 × 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये इधर गया तो होल स्क्वायर रूट आ गया, क्लियर। अब क्योंकि हमें पता है पावर ऑफ 5 इज ऑड मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ये हमने कर लिया है। 185 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 10 क्या होगा आपका, 2 × 3 × 5 का होल स्क्वायर 900 आया। तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए, 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा आपका, 900 होगा, क्लियर। पहले एलसीएम निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ओड पावर वाले प्राइम्स ढूंढे, ओड पावर वाला प्राइम्स कौन सा था, सिर्फ 5 था। इसको मल्टीप्लाई करके इवन पावर बनाई, जिसके बाद आंसर क्या आ गया 900 आ गया, क्लियर। कॉमन मिस्टेक क्या करते हो आप कि एलसीएम को ही फाइनल आंसर मान लेते हो और बाद में चेक करके उसकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, तो यही आपकी गलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 से बढ़ते हैं, 17 हमारा हो गया। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्रेटर नंबर बताना है आपको। देखो यहाँ पर 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 है, तो ग्रेटर नंबर ढूंढने का सही तरीका क्या होगा, 4 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे हम, 4 × 4 × 4, क्लियर। ये क्या हो गया आपका 64। 3 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, ये कितना हो गया आपका 81। तो कौन सी पावर बड़ी हुई कंपेयर करने के बाद, 81 इज ग्रेटर देन 64, तो इसलिए 3 की पावर 4 बड़ी वैल्यू है, तो ये आपकी बड़ी वैल्यू है। सेम ऐसे ही करेंगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, तो 2 की पावर 8 को दूसरे कलर से करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, 4 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 2 × 128, 2 × 256, 8 की पावर 2 it's 64, तो 256 is always obviously greater than 64, तो 2 की पावर 8 बिगर नंबर है। सेम ऐसे ही ये करेंगे। अब ये क्योंकि बड़ा नंबर है, इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हंड्रेड की पावर 2 कितनी होगी, ऑब्वियसली कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई, ठीक है। कितने डिजिट नंबर है, सिर्फ 5 डिजिट नंबर है। ये 5 डिजिट नंबर हो गया, कैसे 1 ये नंबर बना। अब ये नंबर में आप डिजिट देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट नंबर हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा केस क्या था, 2 की पावर 100, इसको कैसे लिखेंगे, ये एक्सट्रीमली बड़ा नंबर है, 30 से ज़्यादा डिजिट्स का बनेगा। 2 की पावर 10 ही 1000, 2 की पावर, अब देखो 2 की पावर 10 ही कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करेंगे हम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1024। 2 की पावर 10 में ही 4 डिजिट नंबर आ गया, तो 2 की पावर 100 में क्या 5 डिजिट नंबर से बड़ा नंबर नहीं आ जाएगा। अगर ये 5 डिजिट नंबर से बड़ा नंबर आ जाएगा तो ऑब्वियसली 100 की पावर 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 की पावर 2, क्लियर। तो ये एस्टिमेट लगाया हमने, 2 की पावर 100 बड़ा है 100 की पावर 2 से, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन यूजिंग पावर लॉज 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6। ये आपको सोल्व करने हैं बेसिकली, तो आइए सोल्व करते हैं। क्या क्या वैल्यू, -3 -6, फिर 8 और 5 और फिर -3 4। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। टेन की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर। अब देखो, क्योंकि बेस सेम है और यहाँ पर एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये एडिशन होता तो नीचे वाली चीज़ 2 टाइम्स हो जाती, बेस 2 टाइम्स हो जाता। अगर ये 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 होता तो ये 2 टाइम्स 10 की पावर -3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -3 होता तो ये 2 टाइम्स 10 की पावर -3 हो जाता। बट यहाँ पर क्या है, नीचे मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड करेंगे, -3 प्लस -6। अब ये आपने पावर ऐड की, -3 माइनस प्लस माइनस हो गया -6, 10 की पावर कितनी हो गई, -9 हो गई। 10 की पावर -9 हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 6 की पावर 8 डिवाइड बाई लिखा था 6 की पावर 5। अब क्योंकि डिवाइड वाला लिखा है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी अगर बेस सेम है। ठीक है, तो सेम बेस में 6 पावर -6 पावर 3, 6 की पावर 3 आपका आंसर आ गया। वो क्या होता है, 216। थर्ड क्वेश्चन था आपका 15 की पावर -3 -3 ब्रैकेट क्लोज और 4। इसको लिखेंगे आप 15 की पावर। अब देखो, आपको पता है कि ब्रैकेट हटाने पर 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो -3 इंटू 4 कर देंगे, जो कि आंसर क्या आएगा, 4 3 12 और साइन माइनस का, तो 15 की पावर -12 आपका आंसर आ गया। क्लियर, सेम बेस मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है, ये याद रखना, सेम बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है अगर, तो पावर ऐड होंगी। सेम बेस है, बेस डिवाइड है, सेम बेस डिवाइड, पावर माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और सेम बेस कभी नहीं बदलता, सिर्फ पावर ऑपरेट होती है। ठीक है, पावर ऑफ अ पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई। क्लियर, ये 3 चीज याद रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 19th हो गया हमारा, ऐड द फॉलोइंग इजिप्शियन न्यूमेरल। तो इजिप्शियन न्यूमेरल्स कहाँ हैं, देखो ये हमारे सामने इजिप्शियन न्यूमेरल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इजिप्शियन न्यूमेरल्स को ऐड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले उन्हें अपनी नॉर्मल नंबर लैंग्वेज में लिखना होगा, फिर उसको बदलेंगे। तो हर सिंबल की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, स्ट्रोक मतलब 1, हील बोन मतलब 10 और कोयल ऑफ रोप मतलब 100। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर 2 इजिप्शियन न्यूमेरल्स दिए गए हैं आपको, एक ये। अब इसमें सबसे पहले हील बोन का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो कितनी हील बोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हील बोन है। हील बोन का मतलब कितना था, 10, तो 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। इसके बाद कितने, यहाँ पर कितने कर्व्स हैं, कोयल सिंबल कितने, 6, तो 6 कोयल सिंबल, 6 का मतलब था 100, कोयल सिंबल्स का मतलब था 100, तो 6 इंटू 100 600। और यहाँ पर कितने ये हैं,
कितने हमारे पास क्या है, स्ट्रोक सिंबल है। तो स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक है, ये दो स्ट्रोक है, 1 2 3 4, तो 1 1 2 3 4 5, तो 5 स्ट्रोक है और स्ट्रोक का मतलब एक था, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 5। टोटल कितना हो गया 695। ठीक है, दूसरा करते हैं। कोयल कितनी है 5, एक कोयल का मतलब कितना है 5 इंटू 100 प्लस कितने स्ट्रोक्स हैं 1 2 3 4 5, सेम 5 स्ट्रोक्स हैं। 5 इंटू 1 2 3 4 5, ओके, उसमें कितने स्ट्रोक्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 इंटू 100 जो कि 500 हो गया। इसके बाद 7 स्ट्रोक्स हैं, 7 इंटू 1 7 हो गया, आंसर आ गया 507। क्लियर। तो ये हमने क्या कर लिया, फाइनल आंसर। अब दोनों नॉर्मल नंबर्स को सिंप्लीफाई ऐड कर दो, 695 प्लस 507 इक्वल टू 1202। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मयान सिस्टम। मयान सिस्टम के द्वारा इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करो। अब मयान सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं। तो एंशिएंट सेंट्रल अमेरिकन सिस्टम है मयान सिस्टम। एक बेस 20 सिस्टम यूज करते थे। ठीक है, जैसे हम बेस 10 यूज करते हैं वैसे ये 20 यूज करते थे। उनके सिंबल सिंपल होते थे, एक डॉट का मतलब एक बार का मतलब 5 और एक शेल का मतलब 0। ठीक है, एक शेल शेप का मतलब 0। तो नंबर्स को वर्टिकली लिखा जाता था। नीचे वाली रो यूनिट्स 0 से 19 होती है, ऊपर वाली रो 20s होती है। तो 77 को कैसे लिखेंगे अभी आपको बताता हूँ। इसमें कौन से डॉट रिप्रेजेंट करता है, एक को डॉट रिप्रेजेंट करता है, एक को बार रिप्रेजेंट करती है 5 को। ठीक है, बार रिप्रेजेंट करता है 5 को, और शेल जैसी आकृति, खाली कटोरे जैसी आकृति क्या रिप्रेजेंट करती है, ये करती है 0 को। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, मान लो कि आपके पास हमेशा लेयर्स में बात हो रही है। ठीक है, अब इन लेयर्स में क्या होगा, सबसे पहले आप देखो कि ये वाली, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, डिजिट होती है ना ऐसे 0 1s 10s 100 ऐसे होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले 0 आएगा, 0 की लाइन आएगी, फिर 20 की लाइन आएगी, पहले 1s आएगा, फिर 20s आएगा, फिर 360s आएगा, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया है 77 क्योंकि 360 से छोटा है तो 20s की लाइन में आ जाएगा, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड करने पर इसका आपका आंसर क्या आएगा, 23 60 रिमाइंडर 17। अब 17 क्योंकि 20 से छोटा हो गया तो इस वाली शेल में, इस वाली लेयर में आएगा। अब 20 कितने हैं 3, तो 3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, डॉट से। तो कितनी डॉट लगा देंगे, 1 2 3। क्लियर, 3 डॉट लगा दी। अब 17 को कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि हमें पता है 17 इस लेयर में आएगा, लेकिन 17 में 15 तक 5 काउंट किए जा सकते हैं, तो 3 बार आ जाएंगी, 1 2 3, और उसके बाद 2 डॉट आ जाएंगे, 1 2। ठीक है, और 360 पर कुछ नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 डॉट, फिर 2 डॉट, और उसके नीचे 1 2 3 बार। ये आपका क्या लिखा गया, 77। सेम इसी तरह से हम करेंगे। ये आपका 77 हो गया। इसके बाद आता है आपका 100। अब 100 में आपको पता है कि 100 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 5।
रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो 520 की लेयर में क्या आएगा, 5 कैसे लिखेंगे, एक बार आ जाएगी, एक बार आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक बार इंटू 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, अच्छा यहाँ पर क्या है ना, इसका मतलब है 5, इसका मतलब 5 है। पिच इसका यहाँ पर क्या बचा, अब 520, देखो 5 इंटू 20, आंसर 100 आ गया। पिछले वाले में अगर हम देखें, ये हमारा पिछले वाला था, इसमें अगर हम देखें तो 3 डॉट्स है और यहाँ पर कितने, 17। आप मुझे बताओ कि 20 इंटू 3 60 और 17 1 इंटू 17 इक्वल टू 17, ऐड करेंगे कितना आ गया, 77 आ गया। क्लियर। सेम इसी तरह से अब इसको देख लिया आपने, ये किसके इक्वल हो गया, 77 के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने अभी आपको 20 का बताया, एक डॉट, और यहाँ एक डॉट का मतलब है एक, डॉट का मतलब है एक, और अगर मुझे यहाँ पर चाहिए 5 तो मैं एक बार लगा दूंगा, यहाँ पर इसका मतलब 5, तो 20 इंटू 5 100 आ गया। तो इससे नीचे वाली लेयर में लिखना पड़ेगा ज़रूर, ऊपर वाली लेयर छोड़ देते हैं, इसके नीचे वाली लेयर में लिखना पड़ेगा ज़रूर। तो ये शेल बना दिया। तो 100 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 को रिप्रेजेंट करेंगे एक बार और नीचे शेल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 361। अब क्योंकि 361 360 से बड़ा है तो इसको 360 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 360, और कितना बचा, 1 रिमाइंडर बचा। अब क्योंकि 1 रिमाइंडर बचा तो 1 20 की कैटेगरी में नहीं आ सकता, 1 की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब क्योंकि 1 इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा तो 1 किसी कैटेगरी में आएगा, अपनी 1 की कैटेगरी में। 360 कैटेगरी में कितने 360 लिखने हैं हमें, एक 360 लिखना है। एक के लिए कितना आएगा, एक डॉट आएगा, एक डॉट आया, यहाँ पे 1 हुआ, तो 360 इंटू 1 कितना हुआ, 360। ठीक है, और ये हटा दो। अब फिर मुझे 20 की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चाहिए, तो इसकी जगह शेल बना दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिखा, 1, सिर्फ एक चाहिए तो एक डॉट और कर दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, अब यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 360 प्लस 1 कितना हो गया, 361। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट किया डॉट शेल डॉट, डॉट शेल डॉट। ठीक है, इसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं 721, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है। 721 को कैसे करेंगे, अब ये सब मिटा देते हैं। अब क्योंकि 721 360 से बड़ा है तो 360 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 720, रिमाइंडर 1 बचा, तो 360 कितना होगा, 2 होगा। तो 721 के लिए क्या करेंगे, कितने डॉट, यहाँ पर 360 के कितने डॉट, 2 डॉट आएंगे, तो 360 इंटू 2 कितना हो गया, 360 इंटू 2 720, और यहाँ पर शेल रखा जाएगा क्योंकि 20 कोई ज़रूरत नहीं है, और बचा क्या, 1 कितना चाहिए, एक चाहिए, रिमाइंडर 1 बचा तो एक डॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके, 2 डॉट शेल और सिंगल डॉट। ठीक है, 3 लेयर्स में आपका काम हो रहा है, एक ऊपर लेयर, एक ही लेयर, एक ही लेयर, एक ऊपर लेयर, एक ही लेयर, एक ऊपर लेयर, एक ही लेयर, एक ऊपर लेयर, कुछ नहीं, और फिर लेयर। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन 21 को करेंगे। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। इफ 12 का स्क्वायर 144 है, व्हाट इज 1.2 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर, और 0.012 का स्क्वायर, और 120 का स्क्वायर, क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर, अब देखते हैं क्या होगा। 360। अब हमें पेज चाहिए, पेज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं।
12 का स्क्वायर 144। देखना ये है कि जब 12 को छोटा या बड़ा करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट करके या जीरो ऐड करके तो स्क्वायर कैसे बदलता है। देखो रूल याद रखना है आपको, अगर नंबर को 10 से डिवाइड करो तो उसका स्क्वायर 100 से डिवाइड होता है, क्योंकि a/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² 100 हो जाता है। अगर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर 100 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि 1.2 का मतलब है आपका 12 डिवाइड बाई 10, मैं बता चुका हूँ, इसलिए 1.2 का होल स्क्वायर क्या होगा 144 डिवाइड बाय 100। इनका स्क्वायर कर दिया ना मैंने, 1.2 का स्क्वायर का मतलब है इनका स्क्वायर 12/10 का स्क्वायर, और इसका मतलब है 0 लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.44 2 डिजिट है यहाँ पर, 2 जीरोज है, तो 2 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सेम ऐसे ही दूसरा करेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 0.12, इसको हम लिख सकते हैं 12.100। अब इसका स्क्वायर करेंगे अगर 0.12 का स्क्वायर तो ये कहलाएगा 12 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर, जिसका आंसर 144 डिवाइड बाई 100 आएगा। और इसको अब 100 का स्क्वायर है तो डिवाइड बाय 4 जीरोज आएंगे, तो 4 जीरोज के बाद 0 लग जाएगा। तो जब इधर से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को तो एक 4 है, दूसरा 4 है, फिर तीसरा 1 है, और फोर्थ कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.0144 आपका आंसर आ गया। सेम वैसे थर्ड पॉइंट करेंगे 0.012, इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाय, देखो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 नीचे लग जाती हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.012 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 12 डिवाइड बाय 1000 का होल स्क्वायर, तो 144 डिवाइड बाय 6 जीरोज। ठीक है, तो अब 6 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड 6 डिजिट बढ़ेंगे ऐसे और तब 0 लगेगा, तो 6 डिजिट बढ़ने पर 3 डिजिट है हमारे पास 4 4 1, बाकी डिजिट कैसे बनाएंगे 0 को बनाकर और उसके बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 0.000144। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका 120 का स्क्वायर। 120 को लिख सकते हैं हम 12 × 10, तो 120 का स्क्वायर कहलाएगा 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है 144, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 बन गया आपका 14400। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राइट 3 ट्रायंगुलर नोज। 3 ट्रायंगुलर नोज के बारे में बात करें अगर हम, तो क्या है, तो 3 ट्रायंगुलर नंबर्स क्या हैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिमाग में पैटर्न बनाओ, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, ये क्या बन गया 4 बॉल 5 बॉल। फिर से आजकल क्या दिमाग में बच्चों के, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये एक नंबर क्या है, ये ट्रायंगुलर नंबर है। अब इसको काउंट कैसे करते हैं, तो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फर्स्ट कैसे आएगा, फर्स्ट ट्रायंगल नंबर है 1 + 2 3, फर्स्ट ट्रायंगल नंबर है 1, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर है 1 + 2 = 3, थर्ड ट्रायंगल नंबर है 3 + 3। अब ये यहाँ पर रख लो या ये पूरा यहाँ पर रख लो, कुछ भी रख सकते हो, एक ही बात है, 3 + 3 = 6।
फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर है 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 6 21। इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रायंगुलर नंबर हो गए। एक डॉट से एक छोटा ट्रायंगल बनता है, अगले रो में 2 डॉट्स ऐड करो, उससे अगले में 3 डॉट्स का ट्रायंगल बनता है, अगले रो में 3 डॉट्स ऐड करो, फिर इस तरह से पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, तो पहले 3 ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 1, 3 और 6। पहले 3 ट्रायंगुलर नंबर कौन से हैं? 1, 3 और 6। अगर पहले 4 पूछेगा तो 1, 3, 6 और 10। पहले 5 पूछेगा 1, 3, 6, 10, 15। ऐसे आप निकाल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस इन इजिप्शियन नंबर्स 10232660। तो 10232660 को इजिप्शियन नंबर में एक्सप्रेस करना है आपको। तो अब आपको मैं पहले ही बता चुका कि इजिप्शियन सिस्टम में क्या होता है, इजिप्शियन नंबर में क्या होता है। सिंबल्स अलग होते हैं और वो सिंबल्स मैटर करते हैं। कैसे? आपको पता है कि सिंपल एक के लिए सिंपल ये यूज़ होता है सिंबल। फिर अगर 10 टाइम्स की बात करें तो 110 के लिए क्या यूज़ होता है? ये सिंबल यूज़ होता है। फिर इस तरह का सिंबल यूज़ होता है आपका 10⁻² के लिए। 10⁻³ के लिए आपको पता है कि इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। 10⁻⁴ के लिए आपको पता है कि इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 1023 1000। तो 1000 एक ये सिंबल आ गया। 10⁻² के लिए, 10⁻³ के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें 0 कोई सिंबल रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 किस प्लेस पर है? 20 प्लेस पर है। 20 मतलब 10 ये वाला, तो 2 सिंबल ये आ जाएंगे। और 3 मतलब ये वाला सिंबल 1 2 3। ठीक है, और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम 2660 को। तो 1000 प्लेस के साथ 2000 है, तो 1000 प्लेस को 2 बार लिखेंगे, 1000 प्लेस के सिंबल को। तो ये हो गया आपका 6। इसके बाद 600 प्लेस पर एक 6 है, तो 100 प्लेस पर एक 6 रखेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू आपको 6 बार लिखनी पड़ेगी, ये वाला सिंबल। ठीक है, 6 बार हो गया। फिर यही वाला 6 बार ये आपको कौन सा सिंबल रखना पड़ेगा? अब ये क्योंकि लंबा नंबर है तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं 2660। तो 1000 प्लेस पर 2 बार ये वाला सिंबल आएगा। इसके बाद छः बार ये आ गया। फिर 10th प्लेस पर 6 लिखा हुआ है, तो 10th प्लेस पर 6 बार ये आएगा। 3 4 5 6 और 0 पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 5। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। ये यहाँ पर एक लड़की पॉन्ड में देख रही है, ब्राइट पिंक लोटस है एक पॉन्ड में। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। हर रोज दुगने हो जाते हैं। आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटसेस। 30 दिन बाद पॉन्ड पूरा कवर हो जाता है लोटस से। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। किस दिन पॉन्ड आधा फुल था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इफ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 29th डे। 29th डे को कितनी जगह कवर होगी लोटस से। और थर्ड अगर बात करें, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड और हाफ कवर्ड। तो नंबर ऑफ लोटस लिखने हैं जब वो फुल्ली कवर्ड होगा और हाफ कवर्ड होगा। ठीक है, तो
एक बात मुझे बताओ आप कि अगर कोई चीज़ हर रोज़ डबल हो रही है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर डे पर वो जहाँ भर जाती है, तो उससे पिछले दिन अब वो डबल हुई है आज, पिछले दिन आधी होगी, तो पौंड हाफ कब था? ऑन विच डे वॉज द पौंड हाफ फुल? आधा भरा हुआ कब था? 29th डे को, ठीक है, 29th डे को। और अगर 29th डे को हाफ भरा हुआ था तो सेकंड क्वेश्चन में साफ यही पूछा है कि 29th डे को कितना पौंड कवर हुआ था लोटस से, तो ऑब्वियसली हाफ पौंड कवर हुआ था लोटस से। इफ द पौंड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द लोटस ऑन द 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटस ऑन द 29th डे? तो आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा कि हाफ ऑफ द पौंड कवर्ड बाय द लोटस ऑन द 29th डे। ठीक है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है बट इट्स ओके। तो पहले केस को समझने की पूरी ज़रूरत है। तो पहले वाले का आंसर हो गया पौंड 29th पर हाफ फुल था, लेकिन और सेम बात उल्टी तरह से कहेंगे तो 29 पर पौंड का हाफ हिस्सा कवर्ड था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर दिन एक पर पहले दिन, अब देखो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि भाई ये 30 दिन है ऐसे, पहले दिन लोटस 1 था, दूसरे दिन लोटस 2 हो गया, मतलब पहले दिन लोटस 2 की पावर 0 था, दूसरे दिन लोटस 2 की पावर 1 हो गया, फिर इस तरह से 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे होता गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 है, फिर अगले दिन 4 हुआ होगा, फिर अगले दिन 8 हुआ होगा, अगले दिन फिर से यहाँ पर 16 हुआ होगा, तो ये 2 की पावर चल रही है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा। थर्ड को अगर सोल्व करते हैं हम, तो आपको पता है कि अगर पहले दिन 2 की पावर 0 था, अगले दिन 2 की पावर 1 था एंड सो ऑन, तो सबसे पहले दिन कितना हो गया? n कितने हो गए? n हो गए 30। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 30। फॉर्मूला क्या लगेगा टोटल का कि 30 दिन में कितने लोटस हो गए? तो 2 की पावर n-1, ठीक है। 30th डे पर कितना हो गया? 2 की पावर n-1, ये 30th डे पर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि 2 की पावर 29 और दिन कितने हुए? 29। 29 डे पर 29th डे पर कितना होगा? ये होगा 2 की पावर n-1 और यहाँ पर 2 की पावर 28 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 2 की पावर 29 हो गया। क्लियर? इससे हमें समझ आता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, एंड के आसपास के दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पौंड वॉज हाफ, सब चीज़ें मैंने बता दी। थर्ड वाला क्या हुआ लास्ट में कि 29th डे पर 2 की पावर 28 लोटस थे और 30th डे पर 2 की पावर 29 लोटस थे। क्लियर? तो थर्ड का ए का आंसर ये रहा और बी का आंसर ये रहा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। रोमन वर्सेस इंडियन। रोमन यूज्ड ये लेटर्स यूज करते थे एज अ सिंबल्स, बट कैलकुलेशन वर डिफिकल्ट। द इंडियन सिस्टम यूजिंग डिजिट 0 to 9 मेड कैलकुलेशन ईजी। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले लिखना है आपको 2025 इन रोमन न्यूमरल्स। 2025 लिखना है रोमन न्यूमरल्स में। आइए लिखते हैं। तो आपको पता है 1 के लिए ये 1 के लिए यूज होता था, ये 5 के लिए यूज होता था, ये 10 के लिए 1, 5, 10। L यूज होता था 50 के लिए, C यूज होता था 100 के लिए, D 500 के लिए, M 1000 के लिए। ठीक है, तो 2025 लिखने के लिए हमें पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं 2025 को। अब क्योंकि 1000 के लिए क्या यूज करते थे हम? ये 50। C किसके लिए यूज करते थे हम? रोमन C के लिए यूज करते थे 100। और M किसके लिए यूज करते थे? D यूज करते थे आप।
L यूज़ करते थे आप 50 के लिए, C यूज़ करते थे आप 100 के लिए, D यूज़ करते थे आप 500 के लिए, और M यूज़ करते थे आप 1000 के लिए। यहाँ पर क्या है 2000, तो 2 बार M लिखा जाएगा, 2000 के 2 टाइम्स M लिखा गया। इसके बाद कितना लिखा गया, कितना है यहाँ पर 20, मतलब 10 x के लिए, 10 के लिए x यूज़ करता था और 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स x हो गया, और 5 के लिए एक v लिखा गया। ठीक है, ये हमारा रोमन नंबर में हमने वो कर दिया। तो इसका मतलब हो गया m इक्वल टू 2000, ठीक है, x इक्वल टू 20 और v इक्वल टू 5। इसके बाद राइट DCC XV इन हिंदू न्यूमरल्स। तो DCC, D किसके लिए यूज़ होता था 500 के लिए, तो 500 के लिए 5, अब आगे की टर्म छोड़ देते हैं। CC किसके लिए यूज़ होता था 100 के लिए, मतलब 2 बार C, तो 200, यही तो हुआ 500 प्लस 100। इसके बाद X किसके लिए यूज़ होता था 10 प्लस 10, और V किसके लिए यूज़ होता था 5 प्लस 5, कितना आ गया आपका 715। और लास्ट, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रोमन न्यूमरल्स। तो ड्रॉबैक क्या था रोमन न्यूमरल्स का, आपको स्टार्टिंग में बताया था। ड्रॉबैक ऑफ रोमन न्यूमरल्स ये है कि दे हैव नो सिंबल फॉर जीरो, नो प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड, they have no symbol for zero, no place value system, writing large numbers become very long and complicated, performing arithmetic operations is difficult, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंपेयर टू द इंडियन सिस्टम। क्लियर, इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, और इस तरह से आप अपने पेपर में सोल्व करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पेपर को सोल्व करने से पहले, रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। तो मेंटर के साथ पेपर सोल्व करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। आप कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है, या फिर आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जिससे कि हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आपकी प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन के रूप में सामने रख सकें। मिलते हैं आपसे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।